कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस अंक में हम बात करेंगे मछली पालन की। मछली पालन एक बहुत ही मुनाफेदार व्यवसाय आपके लिए बन सकता है क्योंकि इसमें लागत काफी कम रहती है और अगर समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह ले ली जाए तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा बन सकता है। जी हाँ, इसमें लागत कम लगती है, मेहनत भी थोड़ी तो कम रहती ही है। तो ऐसे में किस तरह से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम विशेष है क्योंकि 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस। जी हाँ, मछली पालन के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या कुछ खास रहता है इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। किस तरह से मछली क्षेत्र में विकास हो रहा है इस पर भी हम आपको बताएंगे और आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और साथ ही रहेंगे ओडिशा के हमारे एक पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित हमारे मछली पालक भाई। तो बता दें आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय क्या है। जी हाँ, सबसे पहले आपको विषय की जानकारी देते हैं। विषय है विश्व मत्स्य दिवस और तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। आइए परिचय करवा दें। हमारे साथ ICAR के सहायक महानिदेशक उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रवीण। इनसे आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार स्वाइन जी। डॉक्टर स्वाइन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पद्मश्री हमारे मछली पालक भाई बाटा कृष्ण साहू जी। बाटा कृष्ण साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में डॉक्टर अजय दास जी और उनसे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह से मछली पालन के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है, हमारे मछली पालकों को सहयोग दिया जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश विदेश में बड़ी संख्या में लोग मछली पालन और इससे जुड़े कामों में लगे हैं। ऐसे में पूरे विश्व में सभी मछुआरों और मछली किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे समुद्री और अंतर्देशीय संसाधनों की स्थिरता के लिए निवास स्थान, आपदा और दूसरे गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इतना ही नहीं, विश्व मत्स्य दिवस का मकसद विश्व को स्थायी भंडार और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साथ साथ वैश्विक मत्स्य पालन के तरीके को बदलने पर ध्यान देना भी है। भारत की बात करें तो भारत दुनिया में जलीय कृषि के जरिए मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य व पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जन तो करता ही है, साथ ही इससे लगभग 28 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का लगभग 7.7% योगदान है। वहीं मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है। मछली पालन क्षेत्र ने उत्पादन
और उत्पादकता की गुणवत्ता को बढ़ाने और अपशिष्ट में कमी लाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया है। सरकार भी मछली पालन क्षेत्र में काफी सहयोग कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा हो रहा है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024 और 25 तक 22 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मत्स्य योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना से मछली पालकों को फायदा मिल रहा है। साथ ही मछली पालन का व्यवसाय मछली पालक किसानों को आत्मनिर्भर कर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी का उदाहरण है उड़ीसा के प्रगतिशील मछली पालक बाटा कृष्ण साहू, जिन्हें हाल ही में साल 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। साहू ने शुरुआत में एक ग्रो आउट कल्चर किसान के रूप में जलीय कृषि में कदम रखा था। इन्होंने भाक्र अनूप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर, उड़ीसा और कृषि विज्ञान केंद्र खोर्दा और उड़ीसा के द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन लेकर मछली प्रजनन और बीज उत्पादन में अपने उद्यम का विस्तार किया है। फिलहाल साहू लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में जलीय कृषि कर रहे हैं। साहू जलीय कृषि में नई विधियों जैसे कार्प ब्रीडिंग, बीज उत्पादन, ब्रूड पालन और ग्रो आउट कल्चर को अपना रहे हैं। तो अभी हम सब ने एक रिपोर्ट देखी, मछली पालन के क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां हासिल कर ली। इसी के लिए हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। तो डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले तो यही जानेंगे, विश्व मत्स्य दिवस क्यों खास है? ये विश्व मत्स्य दिवस जो है एक्चुअली एक वर्ल्ड फिशरीज फोरम जोड़ के 1997 में वो लोग करीब 18 देशों साथ में मिलके हमारा समुद्र का और फिशरीज का सस्टेनेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये दिन हुआ था। और वो दिन अभी वर्ल्ड फिशरीज डे है और 1997 से लगातार उसका सेलिब्रेशन हो रहा है पूरा दुनिया में और इंडिया में भी सेलिब्रेशन हो रहा है जी। तो 1997 से हम कह सकते हैं कि लगातार 21 नवंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। कई तरह के कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्वाइन का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाइन, आप क्या कहना चाहेंगे विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य के बारे में? आपके अगर हम संस्थान की बात करें तो किस तरह के यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं? विश्व मत्स्य दिवस के उपरांत यहाँ पे भुवनेश्वर में इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं जी। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे मंत्री, मतलब सेक्रेटरी साहब, वो सब जुड़ेंगे उसमें, और बहुत सारे फार्मर्स भी इधर जुड़ेंगे। तो उन फार्मर्स को एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा, एक टेक्निकल सेशन भी रखा गया, जिन्हें हमारा जो वैज्ञानिक है उनको बताएंगे उस टेक्निकल सेशन में मछली पालन के बारे में, मछली फार्मिंग के बारे में। जी बिल्कुल। तो हमारे किसानों को, हम कह सकते हैं हमारे मछली पालकों को यहाँ पर और भी ज़्यादा तकनीकी जानकारियाँ देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन इस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के विश्व मत्स्य दिवस पर? जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, इस बार तो ओडिशा में हो रहा है और काफ़ी लोग जुड़ेंगे और इसमें खास फार्मर्स जो मछली पालन कर रहे हैं या फिशरमैन हैं, सब लोग जुड़ेंगे। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, हमारा तो 8 संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूट्स है और अलग अलग सेंटर्स भी है। सब इंस्टीट्यूट में ये नेशनल फिशरीज डे के लिए एक कार्यक्रम किए हैं। मेनली जो फिशरमैन के लिए हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज है, नया नया कार्यक्रम है, वो बताने के लिए और दिखाने के लिए और सिखाने के लिए। तो एक ओपनिंग हो जाएगा कि फार्मर्स को ये सब सीख सकते हैं कि उसका जो फिश जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और सस्टेनेबल वे प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए ये सब योजना हमारा पास हम लोग ये 21 नवंबर को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सारी जानकारियाँ हमारे किसानों तक, हमारे मछली पालकों तक पहुँचाने के लिए बेहद
बेहद अहम कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आप भी इससे निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं, लाभान्वित भी हो सकते हैं। और हमारे साथ हमारे पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू जी, हमारे मछली पालक भाई जुड़े हुए हैं। उन्हें हाल ही में 2020 में बता दें आपको कि पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है उनके अनमोल योगदान के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, कब आपने शुरुआत की थी यहाँ पर बाटा कृष्ण साहू जी मछली पालन से जुड़ने की? कोशिला केवीके पाड़ा और केवीके खुर्द ने हमें शुरुआत से ही सहायता की, जिस वजह से हमने मछली पालन किया था। बीज कल्टीवेशन और प्रोडक्शन में भी निवेश किया। मछली बीज के कल्टीवेशन में अधिक लाभ देखकर हमने भी मछली बीज कल्टीवेशन की शुरुआत करने की सोची और इस दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर राधेश्याम जी ने हमें बहुत सहायता की, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ ही सीफा के वैज्ञानिक, निदेशक और बाकी स्टाफ ने भी हमें बहुत सहायता की। आज उनकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। पहले हम अलग तरीके से ब्रीडिंग करते थे, उसके बाद सर्कुलर हैचरी में ब्रीडिंग शुरू की। सन 1998 के बाद से हमने जिस तरीके से शुरुआत की, उसमें देखा कि इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है और ज्यादा उत्पादन भी होता है और बहुत से किसानों को इससे लाभान्वित होते हुए भी देखा। हम मछली बीज किसानों को अब आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं। जी, तो ऐसे आपने यहाँ पर शुरुआत की और आपने इसमें हम कह सकते हैं सफलता भी हासिल की है और आपने अहम योगदान भी निभाया है, जिसके चलते आपको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित किया गया है। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम देना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जिस तरह से इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, प्रगति की है, आपको देखकर अन्य हमारे मछली पालक भी इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर सफल जरूर होंगे। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर स्वाइन का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर स्वाइन, आपने बताया कि विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तकनीकों की जानकारियां हमारे मछली पालकों तक पहुंचाई जाएंगी। तो ऐसे में आपके हम संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के कार्य आपके संस्थान में हो रहे हैं जिससे हमारे मछली पालकों को सहयोग मिल रहा है तकनीकी तौर पर अगर हम बात करें तो? ICAR सीफा जो केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में है और उस संस्थान का जो रिसर्च है वो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में है। मीठे जल में जो मछली पालन होता है उनके ऊपर होता है। और हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, जो टेक्निकल ऑफिसर्स है, वो मछली पालन के ऊपर जो भी रिसर्च है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। करीब करीब हमारे पास अभी 20 वैरायटीज हम फूड फिश है जो कि मछली हम पालन करके फार्मर्स को बता सकते हैं, वो डाइवर्सिफाइड स्पीसीज में। और हमारे पास 15 से अधिक वैरायटी ऑर्नामेंटल फिश है, वो भी फार्मर्स को हम बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं वो सब। और सबसे कहने की बात है कि जो हमारा जो देश है मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे कार्प मछलियों की ज्यादा डिमांड है और करीब 67% कार्प मछलियों की पालन होती है। बाकी 30% अदर मछली जैसे मॉरेल है, तिलापिया है, माइनर कार्प है, कैटफिश है, उसके ऊपर काम किया जाता है। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के तौर पे आप बोलेंगे तो कैसे अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास जयंती रोहू है और जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कटला है और एक GI स्कैम्पी है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड स्कैम्पी है, झींगा है। तो ये सब जो मछली है हम हमारा लेबोरेटरी में इसको काम करके विकसित करके फार्मर्स को तक पहुंचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की जो नई नस्लें हैं वो फार्मर्स के पास पहुंचे और फार्मर अधिक से अधिक इनकम करे। तो ये सब जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में बहुत सारा स्पीसीज है, डाइवर्सिफाइड स्पीसीज, हम फार्मर्स तक कैसे पहुंचाएंगे और फार्मर्स को कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। बहुत कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्य किए जाएंगे और हमारे मछली पालकों को यहाँ पर सीधे तौर पर लाभ जरूर मिलेगा। रुक करते हैं अब डॉक्टर प्रवीण का। डॉक्टर प्रवीण, हमने बात करी कि सिफा किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से हमारे मछली पालकों को मीठे जल में यहाँ पर मछली पालन या फिर कहीं मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आप मरीन फिशरीज से ताल्लुक रखते हैं, इस क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है जो आपने बोला और स्वाइन साहब भी बोला है
कि जो भी हम लोग टेक्नोलॉजीज निकालते हैं या जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, फाइनली जो है इंडस्ट्री के लिए है और ख़ास तौर पर फिशरमैन के लिए है। भारत में आप देखिए, हमारा तो 8000 से ज़्यादा किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और काफ़ी उसमें बोट है और नेट यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके फ़िशिंग हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा देखे हैं कि थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है, हमारा रिसोर्सेस में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी इसको कम करने के लिए या सस्टेनेबल फ़िशिंग करने के लिए हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजीज निकाले हैं और ये हम लोग फिशरमैन के पास जाके या उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके, ताकि मेन जो है सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि इस साल ने बहुत साल के बाद भी ये मछली फिशरमैन के लिए होना चाहिए। फिशरमैन होना चाहिए तभी मछली होगा, तभी फिशरमैन होगा। तो मछली को हम लोग सस्टेन करने के लिए अलग अलग तरीके हम लोग फिशरमैन को देते हैं। इसके साथ साथ जैसे सरोज सोइन ने बताया, डायरेक्टर सिफा ने बताया कि कल्चर जो है मैरीकल्चर, मेरीन साइड में भी कल्चर का अभी काफ़ी केज कल्चर हो रहा है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम हो और आपको मछली को पालन करके उसको उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नया 10 साल से हमारा इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं और काफ़ी पूरा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में उसका डेमोन्स्ट्रेशन और उसका फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और मछुआरे इसको ले रहे हैं। और फ्यूचर में यही होगा कि ज़्यादातर एक्वाकल्चर में थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा और ये फिशरमैन के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका योजना काफ़ी हम लोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कई तरह की यहाँ पर स्कीम्स लाई जा रही हैं हमारे मछली पालकों के उत्थान के लिए। हम कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। सिफा हो चाहे यहाँ पर हम सरकारी स्तर पर ही क्यों ना बात कर लें, हर क्षेत्र में हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं हमारे मछली पालकों को सहयोग देने के लिए। तो कई तरह की योजनाएं भी यहाँ पर अभी भी चल रही हैं। जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में ही डॉक्टर प्रवीण, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी शुरुआत के बाद से किस तरह का बदलाव देखा है आपने? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है एक योजना है और हमारा प्रधानमंत्री हमेशा कभी भी जब बात करते हैं फिशरी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके बाद सेपरेट एक मिनिस्ट्री भी हुआ, एक डिपार्टमेंट भी हुआ और ख़ास फोकस अभी फिशरी सेक्टर में जा रहा है। ये PMMSY जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, करीब 20 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है और अलग अलग स्कीम्स है, एक्वाकल्चर के लिए है, मैरीन सेक्टर के लिए भी है, सब सेक्टर्स के लिए वो पैसा रखे हुए हैं क्या कि ये फिशरीज डेवलपमेंट हो। इसमें जो है कुछ टारगेट भी है, क्यों टारगेट ये है कि अभी जो हमारा फिश प्रोडक्शन जो है अराउंड 14.5 मिलियन मेट्रिक टन है, 24-25 तक उसको 22 मिलियन मेट्रिक टन करना है, मतलब टारगेट रखा हुआ है। एक्सपोर्ट जो है हमारा अभी करीब 50 करोड़ का कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट कराना है। हमारा फिश जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया में बहुत कम है, 5 या 6 किलो है, उसको बढ़ा के 12 किलो करना है। मतलब काफ़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में काफ़ी टारगेट भी रखे हुए हैं ताकि सब लोग उस ओर काम करें और वो सब फायदा फिशरमैन को मिले। जी, तो इस योजना के अंतर्गत काफ़ी प्रावधान दिए गए हैं और हमारे जो मछली पालक हैं इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। बदलाव भी हम सभी इस क्षेत्र में देख रहे हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे मछली पालक भाई, हमारे पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आज आप DD किसान प्लेटफॉर्म पर हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस तरह की यहाँ पर बात कहना चाहेंगे हमारे देश के सभी मछली पालकों को कि वो किस तरह के कार्य करें जिससे और भी ज्यादा इसमें सफल हो सके? सही भाव आम माछ चाष करवा एवं खाद्य दवा द्वारा सिफा ग्रुप सिफार व्यवस्था कराई, नर्सरी फील्ड व्यवस्था कराई। हमने यंत्र के सहारे अर्ली ब्रीडिंग जून और जुलाई में किया था। मार्च के महीने में भी अर्ली ब्रीडिंग किया गया, जिससे हम मछली बीज का उत्पादन लगभग 6 महीने तक ले सकते हैं। मार्च से अप्रैल, अगस्त से सितंबर तक बीज का उत्पादन कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरे किसान भी हमसे जानकारी लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मछली बीज के लिए ओडिशा को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब उसे हम अपने दम पर करने में सक्षम हो चुके हैं। माछ जान जो ओडिशा अन्य निर्भर करतला
हमें स्वावलंबी है। तो ऐसे ही देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पर मछली पालक भाई का कहना है कि उन्होंने सफलता हासिल की है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी जरूर इस दिशा में आगे बढ़िए। आप भी निश्चित तौर पर सफलता जरूर हासिल करेंगे। मछली पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का सहयोग अगर आप ले लेते हैं, सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन आप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद ही साबित होता है। क्योंकि शुरुआत में भी हमने कहा था लागत काफी कम रहती है। अब आपको निश्चय लेना है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर समुद्री जल में मछली पालन करना है या फिर मीठे जल में। तो हम मीठे जल की यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। डॉक्टर स्वाइन का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाइन, आगे की अगर हम समय की बात करें तो मीठे जल में मछली उत्पादन का हम भविष्य किस तरह से देखते हैं? आज हम जो भारतवर्ष में है, जैसे मैंने आपको पहले बोला जी, भारतवर्ष में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है जी। उसमें हम लोग अभी पॉन्ड एक्वाकल्चर कर रहे हैं जी। पॉन्ड में एक्वाकल्चर कर रहे हैं और हमको पॉन्ड में करीब मिनिमम 3 से 5 टन हमको मिल जाता है मछली प्रोडक्ट पर हेक्टर। तो उसे लागत होता है 1.4 to 1.8 लाख रुपीस पर हेक्टर जी। अगर हम और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं तो हमको फिर मिलेगा 6 to 8 टन पर हेक्टर। तो उसे हमको लागत मिलेगा और ये 2.5 लाख करीब पर हेक्टर रुपीस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, आगे हम पॉन्ड कल्चर, क्योंकि वाटर एक स्कार्स कमोडिटी हो गए, पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा आगे हम जो देख रहे हैं। तो कम पानी में कैसे अच्छा प्रोडक्शन करें या तो कम जगह में कैसे अच्छे प्रोडक्शन करें, वो है फ्यूचर एक्वाकल्चर जी। तो उसमें आजकल जो टेक्नोलॉजी हम देखने के लिए मिल रहा है इंटरनेशनल तौर पर, भारतवर्ष में भी RAS एक्वाकल्चर आ रहा है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। उसमें कम पानी में हमको एनर्जी लगता है उसमें 24/7, लेकिन कम पानी में कैसे हम फिल्टर के माध्यम से, बायोफिल्टर के माध्यम से हम सेम पानी को रिसर्कुलेट करके उसमें मछली उत्पादन कर सकते हैं और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। उसके ऊपर वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च भी कर रहे हैं और आगे हम ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। दूसरा है हमारे पास और एक टेक्नोलॉजी है कम पानी में, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसमें कौन सा स्पीसीज जुड़ेगा, कौन सा स्पीसीज जुड़ने से फिर अधिक प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है। कुछ फार्मर्स तो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, हमारा साइंटिस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं। और उसके बाद हमारा मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर सिस्टम, एक इकोसिस्टम में हम लोग किस तरह की बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मछली करेंगे, उसमें दूसरा पर्ल कल्चर कर सकते हैं, उसमें वेजिटेबल कल्चर कर सकते हैं, उसमें लीफी वेजिटेबल कल्चर कर सकते हैं। बहुत सारा सेम एनवायरनमेंट में हम कैसे मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर करेंगे, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये सब फ्यूचर है, मैं जो बता रहा हूँ ये भविष्य है। एक्वाकल्चर हमको कम पानी में कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वाटर अभी पानी कम हो रहा है धीरे धीरे हमारा पृथ्वी से। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आगे चलकर अगर हम बात करें मीठे जल में मछली पालन की, तो कई अहम शोध भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप भी इससे जुड़ सकते हैं, आप भी इसमें अपनी जो सफलता है वो हासिल कर सकते हैं। किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं मत्स्य क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, इसके विकास के लिए बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व मत्स्य दिवस पर। जी हाँ, 21 नवंबर को मनाया जाने वाला है विश्व मत्स्य दिवस। इस उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हमारे मछली पालकों को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और हम आज के इस कार्यक्रम में जायजा भी ले रहे हैं कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में विकास के लिए। बता दें आपको कि हमारे साथ यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर अजय दास जी जुड़ गए हैं। आइए, कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उनसे इसी पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका क्या है मछली पालकों के विकास के लिए। देश भर, हमारा देश भर 721 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है जी। उसी कृषि विज्ञान केंद्रों का जो काम है वो काम है मैंडेटरी एक्टिविटीज, प्रशिक्षण देना कृषक लोग को, किसान भाइयों बहनों और युवा युवती को सब ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना जी। उनको नॉलेज बढ़ाना, उनका नॉलेज बढ़ाना और उनका खेत और गांव जाके उनका खेत में ट्रायल्स करना, परीक्षण करना जी। इतना जो टेक्नोलॉजी है, ज्ञान कौशल है, वो ज्ञान कौशल किसान भाइयों को खेती में पहुंचाना, उसको वहीं पे परीक्षण करके उनका प्रदर्शन करना, ये सब काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। उसी काम के अधीन में जो आईसीआर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जितना हमारा कृषि विश्वविद्यालय है देश भर, जो नया तकनीक और ज्ञान कौशल वहां से विकसित होता है जी। मछली भाइयों, मछली पालक भाइयों के लिए जैसे हमारा अक्सर सीफा, हम यहाँ पर जितना भी टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है और उसको साथ में लेके केवीके काम करता है कि ब्रिज के तरह वो टेक्नोलॉजी को लेके, ज्ञान कौशल को लेके चाषी भाई बहन का वो जो फार्म में पहुंचा देता है, उनके पास जानता है, दे देता है वो ज्ञान कौशल के बारे में और उनको मदद करता है कैसे वो ज्ञान कौशल को व्यवहार करके उनको यूज करके उनका फार्म प्रोडक्शन और उनका रोजगार वो बढ़ाएंगे। इसी काम में कृषि विज्ञान केंद्र देश भर जितना भी है और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी ये काम में सब कृषक के साथ जुड़ा हुआ है। और एक काम के बाद कृषि विज्ञान केंद्र क्या करता है, सब फार्मर को, एक किसान को दूसरा प्रोग्रेस कृषक है उनके साथ जुड़ता है जी। किसान भाई बहन को लेके विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो वैज्ञानिक है उनके साथ जुड़ता है। ये सब काम करके उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है उसको बढ़ाता है, उनको दिखाता है क्या क्या नया ज्ञान कौशल है, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है, कैसे उनका लाभ मुनाफा हो सकता है। ये सब काम कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, देश भर में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो जो जितने भी शोध कार्य किए जा रहे हैं हमारे किसानों के खेतों तक, उनके हम कह सकते हैं मछली पालकों के तालाबों तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे जो मछली पालक कहें, हमारे जो किसान कहें, वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित हो सके। और एक सेतु का कार्य भी किया जा रहा है किसानों के बीच में, चाहे वो प्रगतिशील किसानों के बीच में हो या फिर वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में हो। बिल्कुल, कई किसान हमारे डॉक्टर दास लाभान्वित भी होते हैं आपके इतने अहम योगदान से, आपके इतने अहम सहयोग से। तो उनके साथ आपका अनुभव किस तरह से रहता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ जो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ते हैं, पर्टिकुलरली जो मछली के बारे में जो जुड़ते हैं जी, उनको तो हम सीफा का जो टेक्नोलॉजी है सब उनको जानकारी में देते हैं। उसके साथ वो फार्मर लोग के पास जाके उनको जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, जो सब स्कीम्स है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनके बारे में भी जानकारी देते हैं, उनको स्कीम के साथ उनको जोड़ देते हैं जी। सो ऐसे करने के बाद वो फार्मर लोग आगे जाके सफल होते हैं और
कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है सिर्फ मछली पालन नहीं, समन्वित मछली पालन, समन्वित चाष के ऊपर कृषि के कृषक किसान भाइयों को बताता है। जैसे किसान भाइयों मछली के साथ साथ दूसरा चाष करके, दूसरा कृषि प्रणाली अपनाने के बाद वो जैसे कुक्कुट चाष है, पोल्ट्री फार्मिंग है, वेजिटेबल कल्टीवेशन है, ये सब समन्वित करके इंटीग्रेटेड करके वो आगे बढ़ते सफल होते हैं। हमारा पास हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कृषक है, किसान है जो समन्वित चाष करके मछली पालन के साथ समन्वित चाष करके वो आगे बढ़े हैं। हर साल कृषि विज्ञान केंद्र वो फार्मर लोगों को चुन के, हमारा जो नेशनल फिश फार्मर्स डे होता है, जातीय मत्स्य चाषी दिवस पालन होता है, उसी समय वो आईसीआर सिफा के माध्यम से उन किसान भाइयों बहन को हम सम्मानित करते हैं उस समय, और उनको मान पत्र प्रदान किया जाता है हर साल। और इसी काम में हम लोग बहुत सारी सफल कृषक, प्रगतिशील कृषक और उद्योगी भी, हम लोग अभी करीब 10 से 12 एंटरप्रेन्योर हम किए हैं और हर के भी इसी काम में जुड़े हुए हैं। कैसे उद्योगी एंटरप्रेन्योर और कैसे प्रगतिशील कृषक ज्यादा से ज्यादातर वो करेंगे और इसी काम के सिलसिला में सफल का स्वरूप हमारा केवीके आज हम सम्मानित हुआ है, उनको हमारा केवीके का सम्मान बढ़ा है। जो हमारा कृषक पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू जी, बाटा कृष्ण साहू जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके केवीके से जुड़े हुए किसान हैं, आपको भी इसके लिए मुबारकबाद। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बाटा कृष्ण साहू जी यहाँ पर सम्मानित हुए हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, बाटा कृष्ण साहू के सफलता के बाद, उनको पद्मश्री मिलने के बाद अभी उड़ीसा में जो मछली पालक है, जो मत्स्य चाषी है, सबके मन में एक रकम आनंद आ चुका है, सब खुशी है। कैसे मछली पालन करके पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू आज आगे बढ़े हैं, उनका मार्गदर्शन में सब लोग अभी अनुप्राणित होके मछली पालन को और ज्यादा ऊंचा ले जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। और अभी श्री पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू हमारा जितना मछली प्रजनन और बीज उत्पादन का जो हैचरी जो है सब करते हैं, जो हमारा इंटरप्रेन्योर मछली पालक, उनका वो प्रेसिडेंट अभी है, अभी उनका वो सभापति है, वो जो एसोसिएशन हुआ है वो उस एसोसिएशन का वो सभापति है। और उनका मार्गदर्शन में उड़ीसा में अभी मछली का जो मछली का चाष में एक वैप्लविक परिवर्तन आ सकता है। जी, तो मछली के क्षेत्र में परिवर्तन यहाँ हो भी रहा है और आगे भी इसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद भी की जा रही है। हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग मिल रहा है, हमारे पद्मश्री मछली पालक भाई का सहयोग यहाँ के मछली पालकों को मिल रहा है। डॉक्टर दास, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे मछली पालकों को सहयोग दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी तो आपने जान लिया कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सहायक महानिदेशक ICAR। हम इन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण, अगर हम बात करें, जैसे हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके, तो योजनाएं किस तरह की चल रही हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर तो आपने बता दिया, और किस तरह के यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा भी अगर हम बात करें? इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा जो मेरीन सेक्टर है, विश्व मत्स्य दिवस में
आप देखिए गुजरात से पूरा कोस्ट लाइन अप टू वेस्ट बंगाल तक और लक्षद्वीप और अंडमान में अलग अलग कम्युनिटीज होता है, फिशरमैन कम्युनिटीज है उसका। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आप गुजरात में देखेंगे पर्टिकुलरली इन सौराष्ट्र कोस्ट, वहाँ तो एक खारवा कम्युनिटी है जो फिशरमैन कम्युनिटी है। नीचे आएंगे तो मुंबई में कोली कम्युनिटी है, नीचे जाएंगे मुकवन जो हमारा केरला में है, फिर कर्नाटक में मगुवेरा कम्युनिटी, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज है, उसका अलग अलग आइडेंटिटी है। और उसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब जो है उसका एक एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसका कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसका कुछ कुछ हिस्टोरिकली जो है। तो ये मत्स्य दिवस में, मतलब वर्ल्ड फिशरीज डे में, ये कल्चरल प्रोग्राम्स भी होना चाहिए कि उसका जो एक्टिविटीज़ है सब इन्वॉल्व करें, वो एक बार जागरूक हो कि क्या क्या वो लोग कर रहे हैं फिशरीज के लिए। और ये भी है, अब देखिए जो फिशरीज का जो भी मछली में प्रिपरेशन बनाते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन से, एक एक कल्चर के हिसाब से है। अब जैसे मछली जो खाते हैं वो भी देखिए, लक्षद्वीप में आप जाएंगे सब मछुआरे हैं, पूरा आइलैंड में सब लोग मछली खाते हैं, सुबह से शाम तक मछली खाते रहते हैं। वैसे हमको पता है वेस्ट बंगाल में भी मछली बहुत पसंद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी मछली बहुत पसंद करते हैं, अब कोस्ट में जाइए केरला कोस्ट में भी बहुत मछली खाते हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो एक्सपोर्ट के अलावा अगर हम लोग ध्यान डोमेस्टिक मार्केट में भी देते हैं, तो ताकि सब लोग, जितना लोग खाएंगे मछली खाएंगे, उतना मछुआरा के लिए फायदा होगा, ज़्यादा मछली पकड़ के आएंगे और उसको पैसा मुनाफा मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि मछली तो जो है हेल्थ वेज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा फूड है, हाई प्रोटीन है, हाई इजीली डाइजेस्टेबल है, काफ़ी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मछली का जो है डोमेस्टिक मार्केट में लाना चाहिए। एक योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी है और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICAR भी साथ मिलके ये भी कर रहे हैं। इसमें ये है कि जो मार्केटिंग जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अंडे का जो मार्केटिंग है, अंडे में तो इतना अच्छा मार्केटिंग हो गया, अभी काफ़ी लोग अंडे खा रहे हैं। वो है ना, रोज खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो एक टैग लाइन है। वैसे ही मछली के लिए भी थोड़ा मेहनत करके और ऐसा होना चाहिए, ताकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मछुआरे मतलब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा बढ़े। जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लिखे हैं कि 12 किलोग्राम पर कैपिटा होना चाहिए, तो एक चांस है कि मछुआरों को एक अच्छा मौका मिलेगा ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए, ज़्यादा मछली पालन करने के लिए, ताकि जितना लोग खा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। एक प्रोग्राम रखना ही चाहिए। और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, मैं जो बोला, गोवा में देखिए फिल्म बॉबी देखे होंगे, उसमें भी एक फिशरमैन का एक डांस है, मतलब वो एक कल्चर का एक है, वो एक्टिविटीज होना चाहिए। किया जाएगा तो हमारे मछली पालक और भी ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देखिए घरेलू स्तर पर यहाँ पर हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर घरेलू स्तर पर भी इसको और बढ़ावा देंगे तो ये ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे मछली पालकों के लिए भी काफी अच्छा ही रहेगा। तो ऐसे में डॉक्टर स्वाइन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, एक मत्स्य सेतु ऐप भी यहाँ पर तैयार की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे हमारे मछली पालकों को किस तरह से सहयोग मिल रहा है? मत्स्य सेतु आपने बड़े अच्छा आपने बोले कि मत्स्य सेतु क्यों विकसित हुआ है। मत्स्य सेतु एक एंड्रॉयड ऐप है, जिस एंड्रॉयड ऐप से हम मछली जो पालक है, मछली फार्मर्स लोग हैं, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। मत्स्य सेतु बनाने के लिए हमारा जो सोशल साइंटिस्ट है, NFDB का हेल्प से, फंडिंग से हमने मत्स्य सेतु का विकसित किया है। और इस मत्स्य सेतु में सारे ट्रेनिंग रखा गया है डिफरेंट टॉपिक्स में। मछली पालक घर में बैठे बैठे इस मत्स्य सेतु को अंदर जाके वो बहुत सारा मछली फार्मिंग के बारे में जान सकता है जी। तो ये जो मत्स्य सेतु विकसित हुआ है, उसमें ना तो सिर्फ हमारा थियोरी क्लासेस है, उसमें प्रैक्टिकल भी जुड़ा हुआ है, तो कि फार्मर घर में बैठे बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम फार्मर्स को यहाँ बुला नहीं सकते हैं, फिजिकली कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, उसी समय ये हमको बहुत ही मतलब फार्मर्स के पास लेके गया। और मत्स्य सेतु करीब अभी 25,000 फार्मर और ऑफिसर्स, फिशरी ऑफिसर इसमें जुड़े हुए हैं, इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और इस मत्स्य सेतु में हम लोग फिर और आगे उसमें वर्जन 2 भी जोड़ रहे हैं, उसमें और कुछ जोड़ रहे हैं। सारे मछली फार्मिंग के जितने स्टेक होल्डर्स है उसको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं, ताकि ये मत्स्य सेतु जो है 100 ऐप को सारे फार्मर लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं।
तो मत्स्य सेतु ऐप का विकास यहाँ पर किया गया है कि हमारे मछली पालक घर बैठे बैठे ही मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सके। कोरोना काल में हमने देखा कि हम सभी बाहर नहीं जा सकते थे, तो घर बैठे बैठे ही हमारे मछली पालकों के सहयोग के लिए इस ऐप को विकसित किया गया और उन्होंने इसका फायदा भी यहाँ पर लिया है। तो देखिए, मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह के अहम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और कई बदलाव लाने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर प्रवीण, आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि घरेलू स्तर पर इसके बाजार को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, घरेलू स्तर पर पैदावार बढ़े, इसलिए हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा प्रोत्साहित, जागरूक करना चाहिए। निर्यात की क्या स्थिति है? निर्यात पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा निर्यात तो एकदम अच्छा स्टेटस में है। जैसे मैंने बताया पहले भी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी हमारा निर्यात जो है more than 50,000 करोड़ है, उसको बढ़ा के डबल करना है बाई 24-25, 1 लाख करोड़ तक लेके आना है। और ये हो सकता है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कल्चर बढ़ रहा है और हमारा मेन जो उसमें एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है झींगा का। और झींगा का काफ़ी उत्पादन हो रहा है और हमारा झींगा जो है ब्रैकिश वाटर में, हमारा एक संस्था है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में, उसमें काफ़ी काम कर रहा है उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें साइंटिफिक इनपुट्स के लिए। तो वो जो टारगेट जो दिया है 1 करोड़ के लिए, वो हमारा हो सकता है अचीवेबल है। और इस साथ साथ में मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सरोज सेन साहब ने बताया था कि पैंडेमिक में तो एंड्रॉयड ऐप निकाला है, जैसे मत्स्य सेतु है, वैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग ऐप्स निकाले हुए हैं। मरीन सेक्टर में भी ऐप है, जो एक तो झींगा है, झींगा मतलब वनामी श्रिम्प ऐप एक ऐप है, और वैसे ही एक फिशरमैन के लिए एक ऐप है जो सीमाफारे और इसरो साथ मिला के एक ऐप निकाला है, जो कृषि ऐप है फॉर फिशरीज। ये सब ऐप इसलिए अच्छा रहता है कि पूरा डिजिटल मोड है और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। तो डिजिटल मोड में सबके पास अभी ज़्यादातर फिशरमैन के साथ भी एंड्रॉयड ऐप है, मोबाइल है, तो ऐप से उसको सब पता लगता है कि कहाँ मछली मिलेगा, कहाँ ज़्यादा चांसेस है मछली मिलने के लिए, और वे वेदर फोरकास्टिंग, अभी तूफान होने वाला है तो जल्दी वापस आना है, मतलब वो सब कम्युनिकेशन डिजिटल ऐप में होता है। झींगा के लिए भी जो मैंने बोला कि जो एप्लीकेशन है, तो फार्मर्स को आने का ज़रूरत नहीं है, जो छोटा छोटा उसका प्रश्न है वो सब उसमें सॉल्व हो सकता है। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन जो हुआ है वो फिशरी सेक्टर में भी हुआ है और काफ़ी लोग उसका यूटिलाइज कर रहे हैं और ये फिशरमैन के लिए बहुत बहुत यूजफुल, बहुत उपयोगी साबित भी हो रही हैं। ये तमाम तरह की एप्लीकेशंस यहाँ पर विकसित की गई हैं। देखिए, हमारे मछली पालकों के लिए कि वो अपने घर में ही अपने मोबाइल फ़ोन पर ही, आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसी पर तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकें मछली पालन के क्षेत्र में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन? आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं विश्व मत्स्य दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की, मछली पालन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की, और अभी तक हमने यही जाना है कि कई तरह के यहाँ पर अहम कदम भी उठाए गए हैं हमारे मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। हमेशा हम कहते हैं, डॉक्टर प्रवीण आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में नीली क्रांति ने भी काफी बदलाव लाया है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो नीली क्रांति जो है वो तो पुराना वाला स्कीम था, वो स्कीम कंटिन्यू करके अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो नया स्कीम है, उसमें नील क्रांति का भी चौड़ा कंपोनेंट उसमें जुड़ा हुआ है। और अभी जो स्कीम चल रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तो फुल स्विंग में हो रहा है। काफी लोग, इंस्टीट्यूट्स, हमारा संस्थाएं सब जुड़े हुए हैं और साथ साथ में मेनली जो स्टेट्स है, सब स्टेट्स उसमें जुड़ा हुए हैं। जी, और तो आपने कहा कि सब जुड़े हुए हैं, हमारे मछली पालक कैसे जुड़ सकते हैं इससे, ये आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को। सही बात है, जो स्टेट है, स्टेट के अंदर ही मतलब ये फिशरीज जो है स्टेट सब्जेक्ट ही है मेनली, और जो फिशरमैन हैं वो सब वो स्कीम के लिए एक
क्योंकि ये स्कीम हो सकता है हम लोग इंग्लिश में किए होंगे और हिंदी में किए होंगे, जो स्कीम है उसको सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हैं ताकि सब लोग लोकली उसको पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और स्टेट के साथ जुड़ के वो सब स्कीम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें ये भी है कोई नया एंटरप्रेन्योर्स है, नया लोग है जो इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी है। छोटा छोटा जैसे ऑर्नामेंटल फिश का है या एक्सपोर्ट के लिए है या जो RAS है जैसे स्वयं साहब ने बोला या बायोफ्लॉक है, अलग अलग के लिए स्कीम्स के लिए लिखे हुए हैं क्या करना है, क्या स्कीम है, क्या कर सकता है। और ये सब जो है मछुआरों के लिए है। फाइनली जो हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, सब फाइनल एंड जो है मछुआरों को ही मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा होना चाहिए, तभी ये सक्सेस होगा। ये पेपर में नहीं, एक्चुअली फील्ड में तक लास्ट तक जाना चाहिए। वो तो एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यही सोच के एक स्कीम बनाया है। जी, तो स्कीम तो बनाई गई है और अब वो ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर क्रियान्वित की जाए, हमारे सभी मछली पालक इससे फ़ायदा ले सके, जुड़ सके, इसके लिए भी हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए, अब मछली पालकों को भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग ज़रूर जागरूक होंगे और इन योजनाओं से जुड़कर निश्चित तौर पर लाभ भी लेंगे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर स्वाइन का। डॉक्टर स्वाइन, ओडिशा से आपके क्षेत्र से ही हमारे मछली पालक भाई को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका भी इसमें बहुत अहम योगदान रहा है, आपके संस्थान का योगदान रहा है। ऐसे ही और मछली पालक इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, सम्मानित किए जाएं, इसके लिए आगे की योजना पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मछली पालकों को और किस तरह से जागरूक करेंगे आप लोग? जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि कार्य हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? हम हमेशा हम लोग सिफा में या तो कोई भी इंस्टीट्यूट चाहेंगे कि अपना फार्मर जो है वो आगे बढ़े और मुनाफा कमाए, इनकम करे। और हम लोगों का जो यहाँ पे जो हम लोग नौकरी करते हैं या तो हम लोग जो मतलब रिसर्च करते हैं, वो एंड यूजर है फार्मर। अगर हमारा टेक्नोलॉजी अगर फार्मर्स तक पहुंच गया और फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, उससे हम लोग बहुत खुश है। तो उस हिसाब से हमारा जो फार्मर्स भाई है, जो कि आज जैसे हमारा पद्मश्री बट्टा कृष्णा साहू है, उनको पद्मश्री से नवाजा गया, इतना जो गर्व की महसूस करने वाले सिफा, ICR केवीके कृषि विज्ञान केंद्र हमारा जो है खोर्धा का, और सिफा जो हम लोग इतना गर्व करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो हमारे किसान है, हमारे फार्मर है। हमने उनको सिखाया बचपन से, उनको शुरू से कैसे मछली पालन करेंगे, केवीके से लेके सिफा तक जितने भी टेक्नोलॉजी है हम उनके तक पहुंचा है। तो हम कोशिश करते हैं बहुत सारे फार्मर्स इस तरह की टेक्नोलॉजी में आए। और अच्छी बात एक मैं आपको बताना चाहूंगा, बट्टू बाबू का उनको बोला जाता है, उनका जो निक नेम है बट्टू बाबू। बट्टू बाबू वो खुद तो पद्मश्री से नवाजा गए, फिर भी उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स को विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर को डेवलप कर रहे हैं। उनके पास एक एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल है, वो फील्ड स्कूल के माध्यम से हम सिफा की तरफ से एक एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल वहां पे डेवलप किया जी। तो उस फील्ड स्कूल के माध्यम से बट्टा बाबू ने बहुत सारे फार्मर को उनको शिक्षा देते हैं मछली पालन के क्षेत्र में, कैसे फीडिंग दिया जाएगा, कैसे कल्चर किया जाएगा। तो ये काम बट्टा बाबू आगे लेके जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारा जितने भी फंक्शंस होती है, हम हर फार्मर्स को, जो फार्मर आगे जाते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, अवार्ड्स देते हैं। अभी भी जो आपका विश्व मत्स्य दिवस है, उसमें बहुत सारे फार्मर्स जो अडॉप्टेड फार्मर्स है सिफा के या दूसरे इंस्टीट्यूट से, वो सबको भी सम्मानित किया जाएगा उधर। तो इस हिसाब से हम चाहेंगे कि बहुत सारे फार्मर हमारा टेक्नोलॉजी लें और हमारे साथ जुड़े और हम लोगों का इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे और ICR का नाम रोशन करे। जी, तो अंत में मैं आपसे एक सवाल और कर लेना चाहूंगी, सिफा से जुड़ने का क्या तरीका है? हमारे मछली पालकों को पता होना चाहिए कि कैसे जुड़ सकते हैं वो आपके संस्थान से। भारत वर्ष में जितने भी मछली पालकों हैं, वो सिफा के साथ जुड़ने का एक ही तरीका है, वो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमको चिट्ठी लिख सकते हैं और हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं। आजकल फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गया और फिजिकल ट्रेनिंग में एक बार सिफा के परिवार में वो आ गए, इसका मतलब है सारे साइंटिस्ट लोगों के साथ उनका लिंक हो गया। तो ये सिफा के साथ जुड़ सकते हैं, विभिन्न अनुष्ठान के साथ जुड़ सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा ICR का जितने भी है फिशरीज के, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो एक बार उन्होंने जुड़ गए, इसका मतलब है सारे जो वैज्ञानिक का जो मतलब जो रिसर्च अनुसंधान का जो
फल है, मतलब जो रिसर्च गवेषणात्मक जो ज्ञान है वो उनके पास पहुंचाया जाएगा। तो हमारे साथ तो जुड़ने का ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वैसे भी हमको पत्र लिख के जुड़ सकते हैं, और या तो कोई भी साइंटिस्ट के साथ भी वो लिंक करके भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए सिफा से जुड़िए, और आप मीठे जल में अगर मछली पालन करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग भी यहाँ से ले सकते हैं। जितने भी शोध कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे मछली पालक भाई बाटा कृष्ण साहू जी का। बाटा कृष्ण साहू जी, पहले तो एक बार फिर से मैं कहूंगी कि दूरदर्शन किसान परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से पद्मश्री पुरस्कार के लिए। इस उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे? डीडी किसान का प्लेटफॉर्म है आपके पास, हमारे मछली पालकों को आप एक संदेश यहाँ पर जरूर दीजिए कि वो भी इस दिशा में आगे जरूर बढ़ें। राष्ट्रपति जी से पद्मश्री पुरस्कार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के लिए मैं सीफा के डायरेक्टर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। डीडी किसान ने भी इस मंच पर मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके जरिए जो बाकी किसान हैं वो भी प्रेरित हो सकें और मछली पालन में आगे बढ़ सकें। मैं इतना कह सकता हूं कि पुरानी तकनीक से किसान कल्टीवेशन ना करें, नई तकनीक को अपनाएं, और जिसके जरिए और अधिक वो लाभान्वित हो सकते हैं और इसके साथ ही अपने क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे विकास करें हमारे सभी मछली पालक, यही कहना है हमारे पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू जी का। हमें गर्व है इन पे, और ऐसे ही हमारे सभी मछली पालक आगे बढ़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अंतिम संदेश लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रवीण, विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे सभी मछली पालकों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? विश्व मत्स्य दिवस के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये त्योहार जैसा मनाना चाहिए जी। सब लोग मिलके, मछुआरे, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सब लोग मिलके एक त्योहार जैसा मनाना चाहिए, जहाँ कल्चरल एक्सचेंज भी हो, साइंटिफिक एक्सचेंज हो, टेक्निकल एक्सचेंज हो, मतलब सब मिलके एक साल में एक बार आता है नवंबर 21 को, एक त्यौहार जैसे मनाइए, खुशी से मनाइए। जितना आप साइंटिस्ट से, टेक्निकल स्टाफ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए और आप अपना काम में कर दीजिए, ताकि जो प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है वो हम लोग अचीव कर सकें, उसको हासिल किया जा सके। डॉक्टर स्वाइन, आपसे भी अंतिम संदेश हमारे सभी मछली पालकों के लिए लेना चाहेंगे विश्व मत्स्य दिवस के उपलक्ष्य पर हम? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, डीडी किसान का बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम आपके साथ जुड़ पाए और इस माध्यम से फार्मर्स लोग, 1000 फार्मर्स इस हमारे साथ जुड़ पाए, जो भी जानकारी उनको मिला है। बहुत बहुत आभार आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं बोलना चाहता हूँ ये जो मत्स्य दिवस के उपरांत कि हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, वो प्रधानमंत्री का जो सपना है एक्वाकल्चर को डबल करने के लिए, डबलिंग फिश प्रोडक्शन का जो सपना है, वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो फिश है, जेनेटिकली इंप्रूव्ड फिश, न्यू टेक्नोलॉजीज, RAS, बायोफ्लॉक, न्यू फीड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिजीज के लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी कैसे अच्छा रख सकते हैं, हाई एंड जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अगर फार्मर्स अपनाएं तब हम मछली पालन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मछली पालन क्षेत्र में बढ़ने से हमारा जो फार्मर्स भाई है वो आगे बढ़ेंगे और इनकम ज्यादा करेंगे, उसमें हमें बहुत खुशी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी विशेषज्ञों का। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर सरोज कुमार स्वाइन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारियां साझा की हैं हमारे सभी दर्शकों के साथ। और कैसे भूल सकते हैं हम हमारे पद्मश्री बाटा कृष्ण साहू जी को। साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और एक बार फिर आपको मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं आपकी सफलता को देखकर हमारे सभी मछली पालक भी आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, बदलाव हो रहा है, और इस विश्व मत्स्य दिवस पर किस तरह से हमारे मछली पालकों को और भी ज्यादा जागरूक होना है और सफलता हासिल करनी है। एक बार फिर दूरदर्शन किसान की पूरी टीम की तरफ से सभी को विश्व मत्स्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी सफल हों इसी उम्मीद के साथ
हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। लेकिन जाने से पहले एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और तमाम जो जानकारियां हैं वो पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर से करेंगे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।